हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में एसएस क्रोटो के प्रॉब्लम 1.33 पर डिस्कस करेंगे। सो एक बार आप पहले क्वेश्चन सुने। अ सर्टेन कांस्टेंट फोर्स स्टार्ट्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी मूविंग एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी हैविंग मैग्नीट्यूड v. After a time interval delta t, the magnitude of velocity of the body is reduced by half, and after the same time interval, the magnitude of velocity is again reduced by half. The magnitude of velocity of the body after a time interval 3 delta t from the moment when the constant force starts acting is. यानी क्या है प्रॉब्लम, एक बार समझें इस डायग्राम से। एक पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। अब ये पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहा है और आपने इसमें कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया। अब यहां पर समझें कि जब आपने कांस्टेंट फोर्स इस पे अप्लाई किया तो उस कांस्टेंट फोर्स से अगर पार्टिकल का मास m है तो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन उस पार्टिकल में डेवलप होगा जो कि f वेक्टर अपॉन m से दिया जाएगा। यहां पर हम f इक्वल टू ma फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं। और अगर मैं इस f वेक्टर बाय m को टाइम इंटरवल t से डेल्टा t जो कि गिवन है से मल्टीप्लाई करूं तो ये उस इंटरवल में एक्सेलरेशन के द्वारा वेलोसिटी में आने वाले इंक्रीमेंट को शो करेगा। यहां पर ध्यान दें, f वेक्टर बाय m एक्सेलरेशन वेक्टर है और जब हम एक्सेलरेशन वेक्टर को टाइम इंटरवल से मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसा कि हम जानते हैं एक्सेलरेशन वेक्टर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को शो करता है। तो टाइम इंटरवल डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करने पर वो हमें वेलोसिटी में आने वाले चेंज के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। सो अगर पार्टिकल पर एफ वेक्टर कांस्टेंट फोर्स एक्सर्ट हो रहा है अगले डेल्टा टी टाइम तक, तो इस फोर्स के एक्सर्ट होने से जो वेलोसिटी में चेंज आएगा उसे मैं कुछ इस तरह से प्रेजेंट कर रहा हूं इस डायग्राम में। सो ये वेक्टर एफ वेक्टर अपॉन m इंटू डेल्टा टी लिखा जा सकता है। यहां पर ध्यान दें, मैं ये मान के चल रहा हूं कि फोर्स कुछ इस तरह से अप्लाई हुआ, यानी फोर्स के एक्सर्ट होने का डायरेक्शन इस लाइन का डायरेक्शन है। अब ध्यान दें, v वेक्टर पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी है और इतना वेलोसिटी चेंज पार्टिकल एक्सपीरियंस करेगा पहले टाइम इंटरवल डेल्टा टी में। तो इस टाइम इंटरवल डेल्टा टी के बाद, इस टाइम इंटरवल के कंप्लीट होने पर इस पार्टिकल की वेलोसिटी जो कि मैं v1 वेक्टर से शो कर रहा हूं, ये गिवन है कि उसका मैग्नीट्यूड आधा हो गया है। ये स्टेटमेंट गिवन है कि आफ्टर अ टाइम इंटरवल डेल्टा टी द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज रिड्यूस्ड बाय हाफ। तो यहां पर ध्यान दें, v वेक्टर वेलोसिटी पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी है, उसमें f वेक्टर फोर्स को एक्सर्ट करके हमने f वेक्टर बाय m एक्सेलरेशन डेवलप किया। पार्टिकल के मास को m कंसीडर किया जा रहा है और एक्सेलरेशन को टाइम इंटरवल से मल्टीप्लाई करके वेलोसिटी में होने वाले चेंज का पता लगाया जा सकता है। सो ये वेक्टर यहां पर वेलोसिटी चेंज को शो कर रहा है। और अगर हम इस डायग्राम को देखें तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी चेंज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। इस फाइनल वेलोसिटी वेक्टर को हमने v1 कंसीडर किया है। v1 का मैग्नीट्यूड v के हाफ के बराबर है। यह क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन है, सो मैं इसे यहां पर नोट कर ले रहा हूं। इसके बाद इस प्रॉब्लम में दिया है कि अगर आप सेम फोर्स को डेल्टा टी टाइम तक और एक्सर्ट करते तो इसकी वेलोसिटी चेंज होके एक वेक्टर v2 में बदल जाती और यह गिवन है कि इस v2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड एक बार फिर से हाफ हो जाता है। यानी जो पहले v1 वेक्टर के रूप में v/2 बन चुका है, अब वो इस v1 के मैग्नीट्यूड का हाफ यानी v/4 हो जा रहा है। यानी इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखें तो ये वेक्टर f वेक्टर बाय m इंटू डेल्टा टी होना चाहिए और ये जो फाइनल वेक्टर है इसे मैं v2 से प्रेजेंट कर रहा हूं और v2 का मैग्नीट्यूड v/4 गिवन है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि स्टार्टिंग मूवमेंट से अगर 3 डेल्टा टी सेकेंड्स तक, जिसमें से 2 डेल्टा टी ये कंप्लीट हो चुके हैं, 1 डेल्टा टी सेकेंड तक अगर मैं इस फोर्स को और एक्सर्ट करूं तो कुछ इस तरह से एक पार्ट इसमें और ऐड होगा और अब फाइनल वेलोसिटी पार्टिकल की इस वेक्टर से दी जा सकेगी।
मान लेते हैं ये वेलोसिटी vf वेक्टर से दी जा रही है। इस प्रॉब्लम में हमें vf वेक्टर के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करना है। सो प्रॉब्लम क्या है, एक बार इस डायग्राम के बनने के बाद मैं आपको और बता दूं कि एक पार्टिकल v वेक्टर वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा था, जिसे मैंने एक्स एक्सिस के अलोंग माना है, और इस पे कांस्टेंट फोर्स एक्सर्ट किया गया जिसे मैंने इस लाइन की डायरेक्शन में कंसीडर किया है। सो क्या बदलते हुए चेंजेस है क्वेश्चन में, एक बार समझें कि पहले इस v वेक्टर के ऊपर फोर्स ने डेल्टा t सेकंड तक जो वेलोसिटी चेंज दिया वो इतना है, और इन दोनों के रिजल्टेंट से फाइनल वेलोसिटी v1 वेक्टर बन गई। फिर v1 वेक्टर के ऊपर इतना चेंज फिर किया गया तो वेलोसिटी v2 वेक्टर बन गई, और पूछा गया है कि अगर इतना ही चेंज और किया जाता तो अब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाता। यानी आपको इस डायग्राम के vf वेक्टर के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करना है। इस डायग्राम के इस पार्ट की लेंथ v गिवन है, इसका लेंथ v/2 गिवन है। ये चित्र में इसे 90 डिग्री देखने की भूल ना करें, वो केवल एक बाय चांस है कि वो 90 डिग्री जैसा दिख रहा है। डायग्राम बनाते वक्त 90 डिग्री बनाने का किसी प्रकार का कोई इंटेंशन इस क्वेश्चन में हमारा नहीं था। सो इस बात पे ध्यान रखें कि ये 90 डिग्री केवल दिख रहा है, एक्चुअली ये 90 डिग्री नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। सो इनिशियल वेलोसिटी v वेक्टर है, इतना चेंज के बाद ये v1 वेक्टर हुआ जो कि v/2 है, फिर ये v2 वेक्टर हुआ जो कि v/4 है, और फाइनली इस फोर्स के एक्सर्ट होने से डेल्टा t सेकंड के बाद ये vf वेक्टर हो गया। हमें vf वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन है vf वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालिए। अब इस क्वेश्चन को सिंपली सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक थ्योरम पहले बता दूं ताकि आप इसको जल्दी कर पाएं। उस थ्योरम में हम किसी ट्रायंगल और उस ट्रायंगल में बने हुए किसी एक मीडियन की लेंथ के बीच में एक रिलेशन डेवलप करते हैं। यहां पर आप मान लें कि ये एक ट्रायंगल ABC है और इसमें एक मीडियन AD डेवलप किया गया है। ये मीडियन है, इसे परपेंडिकुलर ना समझे, AD इस ट्रायंगल का मीडियन है। तो एक थ्योरम मैं आपको पहले बताऊं, एक थ्योरम जिसे अपोलोनियस थ्योरम के नाम से जाना जाता है। सो अपोलोनियस थ्योरम के अकॉर्डिंगली अगर किसी ट्रायंगल ABC में AD मीडियन ड्रॉ किया जाए तो इस ट्रायंगल की दो साइड के स्क्वायर का सम यानी AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, मीडियन के स्क्वायर और थर्ड साइड के हाफ के स्क्वायर के सम के ट्वाइस के इक्वल होता है। अपोलोनियस थ्योरम के अनुसार अगर किसी ट्रायंगल ABC में एक मीडियन ड्रॉ किया जाए, यहां पर AD मीडियन है, सो उस मीडियन को ड्रॉ करने पर दो साइड के स्क्वायर का सम मीडियन के स्क्वायर और थर्ड साइड के हाफ के स्क्वायर के ट्वाइस के इक्वल होता है। सो इस थ्योरम को अगर मैं अपने इस प्रॉब्लम में यूज करूं, यहां पर ध्यान दें, इस थ्योरम को यूज करने की बात हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम देख पा रहे हैं क्लियरली कि इस लोअर ट्रायंगल में ये लाइन मीडियन का रोल प्ले कर रही है। ये दोनों लेंथ में सेम है, आप देख पा रहे हैं कि इनका मैग्नीट्यूड f डेल्टा t बाय m मॉड से दिया जाएगा और ये तीनों पार्ट की लेंथ एक बराबर है। सो इस ट्रायंगल लोअर ट्रायंगल में इसे मीडियन मानते हुए और इस अपर ट्रायंगल में इस लाइन को मीडियन मानते हुए इस प्रॉब्लम को इजीली हम सॉल्व कर पाएंगे। सो आइए एक एक करके अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई करें दोनों ट्रायंगल्स। सबसे पहले इस लोअर साइड ट्रायंगल में अगर हम अपोलोनियस थ्योरम को यूज करें तो हमें स्टेटमेंट मिलेगा v स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर जो कि v/4 स्क्वायर है इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मीडियन स्क्वायर जो कि v1 है यहां पर v/2 का स्क्वायर प्लस bd स्क्वायर जो कि यहां पर f/m इंटू डेल्टा t का मैग्नीट्यूड है। सो हम देख पा रहे हैं कि ये मैग्नीट्यूड दोनों ट्रायंगल में यूज किया जाएगा, तो इस f वेक्टर बाय m इंटू डेल्टा t के मैग्नीट्यूड को हम b सिंबल से शो कर रहे हैं आगे की प्रॉब्लम के लिए। सो मैं इसे b स्क्वायर लिख सकता हूं। एक बार फिर आप समझ लें कि हमने इस लोअर ट्रायंगल में अपोलोनियस थ्योरम यूज किया है जिसके अनुसार दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के हाफ के स्क्वायर और मीडियन के स्क्वायर के ट्वाइस से दिया जाता है। यही थ्योरम अगर मैं इस अपर ट्रायंगल पे यूज करूं जिसमें vf और v1 दो साइड का रोल प्ले कर रहे हैं और v2 मीडियन का, तो मुझे एक और स्टेटमेंट मिलेगा जो होगा v1 स्क्वायर यानी v/2 स्क्वायर
प्लस वी एफ स्क्वायर, जो कि वी एफ स्क्वायर ही लिखा जा सकता है, यह अननोन है, इक्वल टू 2 टाइम्स मीडियन स्क्वायर, जो कि v बाय 4 का स्क्वायर होगा, प्लस बेस, इस केस में भी जो थर्ड साइड का हाफ होगा वो b ही होगा। सो एक बार हमने अपोलिनियस थ्योरम इस ट्रायंगल पे अप्लाई किया, एक बार इस अपर ट्रायंगल पे। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं माइनस करूं तो आप देख सकते हैं कि बी स्क्वायर का टर्म कैंसिल हो जाएगा और केवल अननोन के रूप में वी एफ ही रहेगा और हम आसानी से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। सो आइए मैं इसे कंप्लीट कर दूं। इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को माइनस अगर किया जाए तो जो आउटकम आएगा उसे मैं यहां लिख रहा हूं, आप ध्यान दें। मैं इस डायग्राम को यहां से हटा रहा हूं, ये आप समझ चुके हैं, अपोलिनियस थ्योरम का स्टेटमेंट आप समझ चुके हैं। सो इस इक्वेशन 1 से 2 को माइनस करने के बाद जो आउटकम आएगा वो होगा वी स्क्वायर प्लस वी बाय 4 स्क्वायर माइनस वी बाय 2 स्क्वायर माइनस वी एफ स्क्वायर इक्वल टू, इस साइड 2 बाहर कॉमन रहने देते हैं और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा v बाय 2 स्क्वायर माइनस वी बाय 4 स्क्वायर और b स्क्वायर का टर्म कैंसिल हो जाएगा, वो आप देख पा रहे हैं। जब इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 माइनस होगी तो b स्क्वायर का टर्म माइनस करने पर कैंसिल हो जाएगा और हमें कुछ ऐसा आउटकम मिलेगा। अब इस आउटकम में आप ध्यान दें कि 2 टाइम्स v बाय 2 स्क्वायर अगर इस तरफ लाया जाए तो ये 1 टाइम्स ऑलरेडी यहां पर है, तो अब ये 3 टाइम्स हो जाएगा और माइनस v बाय 4 होल स्क्वायर 2 टाइम्स यहां है, जो इधर जाके प्लस बनेगा तो ये 3 टाइम्स हो जाएगा। यानी इक्वेशन क्या बनेगी, देखें, v स्क्वायर लिख दिया मैंने, 3 टाइम्स हो जाएगा मेरे पास v बाय 4 स्क्वायर और माइनस 3 टाइम्स हो जाएगा v बाय 2 स्क्वायर और वी एफ स्क्वायर जो अननोन है उसे मैंने राइट साइड शिफ्ट कर दिया है और अब हमारी इक्वेशन है v स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स v बाय 4 स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स v बाय 2 स्क्वायर इक्वल टू वी एफ स्क्वायर। इस टर्म को राइट शिफ्ट किया गया है और इन दोनों को लेफ्ट शिफ्ट किया गया है। इसे फाइनल तक मैं ले जा रहा हूं, आप देखें ध्यान से, ये बनेगा 3 बाय 4 वी स्क्वायर इक्वल टू वी एफ स्क्वायर और अब अगर मैं इसका एलसीएम लूं तो ये हो जाएगा 16 प्लस 3 माइनस 4 4 जा 16 4 3 जा 12 इंटू वी स्क्वायर इक्वल टू वी एफ स्क्वायर। फाइनल सॉल्व करने पर यह बनेगा 7/16 वी स्क्वायर इक्वल टू वी एफ स्क्वायर और वी एफ की वैल्यू निकालने के लिए अब मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले रहा हूं, तो इसे फाइनल सॉल्व करने पर जो वी एफ का मैग्नीट्यूड मिलेगा मुझे वो होगा √7/4 इंटू वी। यानी कि 3 डेल्टा टी इंटरवल तक अगर लगातार ये फोर्स अप्लाई हम करते तो फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड √7/4 वी हो जाता। तो देखिए किस तरीके से वेलोसिटी चेंज हुई है। यहां पर ध्यान दें, फोर्स का डायरेक्शन अगर वेलोसिटी के डायरेक्शन के साथ कुछ एंगल बनाए तो इस तरीके की टिपिकल सिचुएशन हमें दिख सकती है। यहां पर आप ध्यान दें, इस पार्टिकल पे ये फोर्स एक्सर्ट करने से पहले वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड v से v बाय 2 हुआ, उसके बाद वो घट के अगले डेल्टा टी इंटरवल के बाद लगातार फोर्स एक्सर्ट करने से v बाय 4 हुआ, यानी पहले v से v बाय 2 हुआ, फिर v बाय 2 से v बाय 4 हुआ और अगले डेल्टा टी इंटरवल तक जब आपने उसे अप्लाई किया तो वो हो गया √7/4 इंटू वी। और आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये जो वैल्यू है ये इस पोजीशन पर आई वेलोसिटी v बाय 4 से फिर ज्यादा आ चुकी है। यानी पहले आपके द्वारा एक्सर्टेड फोर्स से वेलोसिटी रिड्यूस होकर v बाय 2 तक गई, फिर v बाय 4 तक गई और तीसरे डेल्टा टी टाइम तक इसे अप्लाई करने पर अब ये इंक्रीज होने लगी है। सो इस तरीके का वेरिएशन डिक्रीज इंक्रीज होने का केवल तभी देखने मिलता है जब फोर्स और वेलोसिटी एक दूसरे के साथ कुछ एंगल बनाए। सो इस प्रॉब्लम में वेलोसिटी और फोर्स के बीच में एंगल होने के कारण इस तरीके का केस हम देख पाए और ये वे हम यूज कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को सिंपली सॉल्व करने के लिए। इस प्रॉब्लम में अपोलिनियस थ्योरम को यूज करके हमने इसे सॉल्व किया है। थैंक यू।